नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग पे जिसे ज्योतिषीय भाषा में गजकेसरी योग कहा जाता है। महाराजा योग। दो योगों पे मैं बात करूंगा। सामान्यतः कई पत्रिकाओं में मिल जाता है देखने को। अगर ये योग है तो जातक को कैसे सफलता मिलती है, कैसे ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इस पे भी बात करेंगे। अगर अच्छी अवस्था में यह योग बन रहा है जन्म कुंडली में तो व्यक्ति को शासन, प्रशासन, सुख, धन, वैवाहिक सुखों को भी दिखाता है ये योग। कष्ट कम मिलते हैं, सुख ज्यादा मिलता है। ऐसे योग पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी है योग की क्या स्थिति। बहुत सारी, मैंने शुरुआत में आपको कहा, ज्यादातर जन्म कुंडलियों में ये योग मिल जाता है। ज्यादातर, क्या सबकी स्थितियां अच्छी हैं? गजकेसरी योग बहुत सारी जन्म पत्रिकाओं में मिलता है। और बहुत सारे लोगों का भी प्रश्न होता है कि मेरी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग होने के कारण भी उसका कोई फायदा नहीं मिला। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि गुरु में चंद्रमा की दशा बड़ी पीड़ा दी। अब ये कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में योग कैसे बन रहा है। बहुत अहम विषय को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। योग जन्म पत्रिकाओं में जैसे बुद्धादि योग है। बुद्धादि योग लगभग 80% जन्म कुंडलियों में मिलेगा। गजकेसरी योग मान के चलिए जो है 40% जन्म कुंडलियों में मिलेगा। क्या सबकी स्थिति अच्छी है? ऐसा नहीं कहलाएगा। अच्छी अवस्था में है, बली अवस्था में है, जो मैं बिंदु आपको बताऊंगा उन अवस्थाओं में है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति तरक्की करेगा ही करेगा, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पहले हम बात करेंगे महाराजा योग पे। यह भी अद्भुत योग है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस योग के बारे में, ज्योतिषियों को, लेकिन इस योग को देख लीजिए। अगर किसी की जन्म पत्रिका में मिल रहा है योग, उसको कैसे फलित किया जाएगा यह भी समझ लीजिए। देखिए, महाराजा योग की मतलब यह हो गया आत्मकारक। आत्मा आपकी मतलब ये लगन। पुत्र कारक मतलब पुत्र आपका ये। कारक मतलब जो है स्वामी। अगर इस भाव का स्वामी पुत्र कारक इस भाव में बैठे, आत्मकारक स्वामी जो है इस भाव में बैठे, लगन का अगर पंचम का आपस में राशि का परिवर्तन हो, यह कहलाता है महाराजा योग। क्या इतना होने के बाद ही व्यक्ति को सही चीजें मिल जाएंगी? ऐसे में संदेह दिखता है। अब यहां से योग समझने की कोशिश कीजिए, होता क्या है, कैसे देखा जाता है, इसको ध्यान दीजिए। लगन का मालिक पंचम में, पंचम का मालिक लगन में, अगर दोनों आपस में राशि का परिवर्तन करते हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में महाराजा योग है। लेकिन वो कितना फलित करेगा, कितना फल देगा, ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ अवस्थाएं हैं जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। उन अवस्थाओं पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं। चाहे वो गजकेसरी योग हो, चाहे आपका महाराजा योग, कैसे देखा जाए। देखिए, महाराजा योग में जब भी पंचम या नवें भाव में ग्रह स्वराशि का या उच्च का होके बैठे तो ये फलित में जो है फल देने वाला कहलाएगा। अगर ये ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है, मान लीजिए 5 नंबर यहां लिखा है और यहां पर 7 नंबर लिखा है, केवल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे तो यहां पर जो है 5 नंबर और 7 नंबर अगर लिखा है तो यह कहा जाएगा कि इस भाव का स्वामी यहां पर, इस भाव का स्वामी यहां पर। शुक्र, चलिए मैं 9 ही नंबर लिख दे रहा हूं, कुंडली ही बना दे रहा हूं। 9 नंबर गुरु यहां बैठ गया है और सूर्य यहां बैठे, सूर्य आपका जो है यहां बैठे, तो ऐसे में कहा जाएगा आपस में राशि का परिवर्तन। महाराजा योग का जो है निदान हो गया, या महाराजा योग का जो है इस जन्म पत्रिका में बन गया। अब वो फलित कैसे होगा ये समझ लीजिए। पहली चीज, अगर ग्रह बली अवस्था में बैठे हैं और नवमांश में वर्गोत्तमी हो जाए, नवमांश में वर्गोत्तमी, वर्गोत्तमी का मतलब नवमांश पत्रिका में भी ये धनु राशि में हो और ये सिंह राशि में हो, तो ये कहा जाएगा ये फलित है, ये बली है। इसके बाद डिग्री बल, आप सभी जानते हैं डिग्री बल कैसे देखा जाता है। अपने हिसाब से डिग्री बल देख लीजिएगा ग्रहों के हिसाब से। मैं मेन चीजें आपको केवल बताऊंगा जिन चीजों को आपको पता नहीं है। नवमांश में अगर इन दोनों ग्रहों की युति हो
मतलब लगन की और पंचम की युति अगर नवमांश में हो तो ये कहा जाएगा महाराजा योग। मतलब जिस तरीके से महाराजा योग को दिखाया गया है वो कहलाएगा। ये नहीं कि केवल बोलने वाला महाराजा योग, ये काम करने वाला महाराजा योग है। जब जब इस ग्रह की संबंधित दशा अंतरदशा रहेगी, जब ग्रहों की दशा अंतरदशा रहेगी और तो ये उस समय पे फल इसके बढ़ जाएंगे अंतरदशा में। जब भी केंद्र त्रिकोण में मान लीजिए जो है यहां पर आपका गुरु आपका जो है गुरु से पंचम भाव की दशा हो, गुरु से नवे भाव की दशा हो तो भी फल बेहद मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिसे सामान्यता कहा जाता है बेहतर परिणाम। बेहतर परिणाम जिसे कहा जाता है वो मिलेंगे। इसके बाद चाहे यहां से पंचम देखिए चाहे यहां से नवम देखिए, कुल मिला के ये समझिए कि अगर नवे भाव की भी दशा रहेगी तो भी परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद मान लीजिए जो है मान लीजिए यहां पर जो है आपका 3 नंबर लिखा है और यहां पर जो है 7 नंबर लिखा है। 3 नंबर और 7 नंबर का आपस में राशि का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य से अगर ये ग्रह, अब मान लीजिए सूर्य आपका यहां बैठा है, सूर्य मान लीजिए इस जगह पे बैठा है, सूर्य आपका इस जगह बैठा है। सूर्य से पंचम में अगर महाराजा योग बन रहा है, आपस में राशि का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य से तृतीय भाव में आपस में राशि का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य से एकादश भाव में राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें इतना बल आ गया कि वाकई में ये महाराजा योग को दिखाता है और कहीं ना कहीं जीवन में खूब तरक्की करता है। योग होना एक अलग चीज हो गया, योग को कैसे फलित करें वो एक अलग चीज हो गया। जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई, ये कंडीशन हो इस पे लागू होती हैं, ठीक है। चाहे सूर्य से मैंने बताया चाहे इससे बताया। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस योग में अगर सूर्य आपका जो है पंचम का स्वामी है या अष्टम का स्वामी सूर्य है तो उसकी दशा उतनी फायदेमंद नहीं रहेगी। इसमें खासकर सूर्य की दशा अगर केंद्र या त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में या त्रिकोण में, और आपके जन्म कुंडली में महाराजा योग का निर्माण हो रहा है तो फल बड़े बेहतर मिलेंगे। चाहे मैंने इसकी दशा बताई, इसकी अंतर दशा बताई, यहां पर जो ग्रह की है उसकी महादशा बताई। उसके बाद सूर्य से तृतीय भाव में अगर बन रहा है, सूर्य से एकादश भाव में बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये योग फलित है, अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देंगे। और सूर्य की जब जब महादशा लगेगी तब तब परिणाम अच्छे मिलेंगे, बशर्ते सूर्य जो है द्वादश का मालिक ना हो, अष्टम का मालिक ना हो। अब हम बात करते हैं दूसरे योग पे, गज केसरी योग। गज केसरी योग एक ऐसा योग जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादातर जन्म कुंडलियों में मिल जाता है। जब ज़्यादातर जन्म कुंडलियों में मिल जाता है, सबका कह लीजिए कि उतना अच्छा नहीं होता गज केसरी योग। ये प्रश्न भी उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं, ऐसा क्यों है? मेरी जन्म कुंडली में सूर्य गज केसरी योग बन रहा है, उसके बाद भी मुझे उतना फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बताता हूं सही मायने में गज केसरी योग कैसे देखा जाता है। देखिए, गज केसरी योग का मतलब गुरु और चंद्रमा की युति। गुरु शुभ ग्रह कहलाएगा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा राजयोग का कारक है। अगर सूर्य राजयोग का कारक है तो चंद्रमा भी राजयोग का कारक है। मनसो जातक कहा गया, मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। मन से व्यक्ति जीतता है, मन से व्यक्ति हारता है। गज केसरी योग का मतलब गुरु और चंद्रमा अगर आपकी जन्म पत्रिका में एक साथ हैं, दृष्टि में है, दृष्टि का मतलब ये हो गया युति, पहले समझ लिए, गुरु और चंद्रमा अगर एक युति बना के बैठे हैं तो ये कहा जाए गज केसरी योग। यहीं पे नहीं, कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब गुरु पे अगर चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए गुरु यहां है और चंद्रमा से सप्तम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं तो भी गज केसरी योग का निर्माण। गुरु यहां है, चंद्रमा आपका यहां अगर केवल है तो भी पंचम दृष्टि से गुरु देख रहा है तो भी गज केसरी योग का निर्माण। गुरु यहां है, नवम दृष्टि से देख रहा है तो भी गज केसरी योग का निर्माण। अब निर्माण तो हो गया, क्या उस निर्माण का आपको फायदा मिलेगा? ज्योतिष शास्त्र में एक प्रबल योग को कहा जाता है गज केसरी योग।
गज केसरी योग जब भी देखिए डिग्री जरूर देखिए। अगर गुरु और चंद्रमा जितना डिग्री में पास होंगे आपस में, ठीक है, 1 से लेकर 30 डिग्री तक होता है, ये मत ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2 डिग्री पे आपका चंद्रमा है, हालांकि 4 डिग्री पे परम उच्च हो जाता है चंद्रमा, 2 डिग्री पे चंद्रमा आपका है, या फिर कह लिए 27 डिग्री पे है, 27 डिग्री पे चंद्रमा है और देवगुरु बृहस्पति 26 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, गज केसरी योग फलित होगा और गज केसरी योग मजबूत बनेगा। जब भी गज केसरी योग अपनी स्वराशि में, मतलब देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि में या उच्चके में बने, या चंद्रमा की स्वराशि या स्वग्रही होके बने, तो ये कहा जाएगा उसका बल बढ़ जाएगा। कर्क राशि में अगर गज केसरी योग हो रहा है, बन रहा है, तो सबसे अद्भुत कहलाता है। कर्क राशि में गुरु से 9वीं दृष्टि पे देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए इस जगह बैठे हैं, चंद्रमा यहां, मान लीजिए गुरु यहां है, अगर 9वीं पंचम दृष्टि अगर डालेंगे तो यहां पर, और 9वीं दृष्टि यहां पर, चंद्रमा यहां और चंद्रमा यहां, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ती है तो यह कहा जाता है 100% फल। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ती है तो यह कहा जाएगा 75% फल, मतलब उस भाव से संबंधित आपको 75% फल मिलेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ती है तो यह कहा जाएगा कि 40 से 50% फल मिलता है, 40 से 50%। इसके बाद जब भी चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है और फलित होता है, बल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो उसको बली कहा जाएगा। दृष्टियों का संबंध मैंने बताया कि क्या क्या दृष्टियों का संबंध होता है, किस तरीके से फलित किया जाता है। एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा 100%। लेकिन गुरु क्या दूसरा भाव, मतलब जिस भाव में गुरु बैठे हैं उससे पहले की जो भी उनकी राशि पड़ रही है, मान लीजिए गुरु यहां पर आपके जो है 1 नंबर में बैठे हैं, 1 नंबर में मेष राशि में गुरु बैठे हैं और 7, 8, 9, 9वां आपका हो गया ये 10, 11, 12वां। इस भाव से संबंधित फल ध्यान से समझिएगा, बड़ा अहम पॉइंट मैं बता रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में बैठे हैं उससे पहले उनकी जो भी राशि होगी उसका फल कम देंगे, इस भाव का फल पूर्ण रूप से देंगे, इस भाव का फल पूर्ण रूप से देंगे जिस राशि में बैठे हैं उससे पहले। अब यहां पर एक और प्रश्न निकल के आता है, क्या अगर अपनी राशि में बैठ जाए तो? उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर गुरु जो है मान लीजिए यहां पर 12 नंबर हो, अपनी राशि में बैठे हैं, तो इस भाव से ज्यादा जो है अपनी 9 नंबर राशि पे ज्यादा प्रभाव देंगे, इस भाव का फल ज्यादा देंगे इस भाव की अपेक्षा। इसमें भी अच्छे परिणाम देंगे लेकिन इस भाव के परिणाम जो है वो ज्यादा देंगे। बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर गुरु स्वराशि के होके बैठे हैं, उनकी जो दूसरी राशि होगी उसके परिणाम वो ज्यादा देंगे फलतः इसके परिणाम से। अब नवमांश में, अब ये तो मैंने लगन की बताई, अब ध्यान रखिएगा नवमांश में क्या क्या देखना है इससे संबंधित। नवमांश में अगर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा 9 पंचम का योग बन जाए, नवमांश में अगर युति करके बैठे हैं नवमांश में, बहुत अच्छा। अगर 9 पंचम का योग नवमांश में बन रहा हो तो वो सबसे अच्छा योग कहलाएगा, वो सबसे अच्छा योग कहलाएगा। अगर 9 पंचम में योग बन रहा है नवमांश में, 9 पंचम का योग मतलब जो है चंद्रमा से पंचम भाव में गुरु और गुरु से 9वें भाव में जो है चंद्रमा। इसके बाद सामान्यतः अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा से गज केसरी योग बनता है, इन पे ग्रहों की दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, वो भी बड़ा अहम है आपके लिए जानना। लेकिन एक ग्रह के बारे में जरूर मैं बता के जाऊंगा, शनि। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह ज्योतिष शास्त्र में शनि को कहा गया है। शनि जब भी गज केसरी योग पे या गुरु और चंद्रमा पे दृष्टि डाले, 10वीं दृष्टि को मत काउंट करिएगा, 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं कहलाएगी। जब भी शनिदेव अन्य 2 दृष्टियां
चाहे वो सप्तम हो चाहे वो तृतीय हो, अगर तीसरी और सप्तम दृष्टि गज केसरी योग पे डालता है और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा बली अवस्था में है, ऐसे लोगों को शासन प्रशासन से लाभ मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका प्रश्न होता है सरकारी नौकरी, ज़्यादातर लोगों का सरकारी नौकरी। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि क्या सरकारी सुख सुविधाएं मुझे मिलेंगी, चाहे वो राजनीति से संबंधित सुख सुविधाएं हों चाहे अन्य किसी से हो। जब भी दशम दृष्टि अगर शनि डालता है तो खराब कहलाएगा, बेहद खराब, संतान के लिए खराब, कई चीज़ों के लिए खराब। अच्छा बताने के लिए आज बैठा हूं, मैं अच्छा बताऊंगा आपको। लेकिन तीसरी और सप्तम दृष्टि अगर डालता है तो अच्छा कहलाएगा। हाँ, थोड़ा सा मन भावुक रहेगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कर्म के लिए, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिएगा, गज केसरी योग जिस नक्षत्र में बन रहा है वो नक्षत्र ध्यान रखिएगा। अगर ये नक्षत्र हैं, अगर ये योग हैं, एक दो भी योग लग गए इसमें से, तो वो गज केसरी योग आपको जीवन में बहुत फायदा देगा या काफी सफलता को दिखाता है। अश्लेषा नक्षत्र में अगर बन रहा है बहुत अच्छा कहलाएगा। रोहिणी नक्षत्र में अगर गज केसरी योग बन रहा है, और खासकर मैं यहां पर देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहा हूं, रोहिणी नक्षत्र में बनेगा तो अच्छा कहलाएगा, आद्रा नक्षत्र में बनेगा तो बहुत अच्छा कहलाएगा, पुनर्वसु नक्षत्र में बनेगा तो बेहतर कहलाएगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बनेगा तो बहुत अच्छा कहलाएगा, विशाखा नक्षत्र में बनेगा तो अच्छा कहलाएगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बनेगा तो अच्छा कहलाएगा। देखिए, मैं यहां पर अच्छे की बात कर रहा हूं, जैसे देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अगर मान लीजिए जो है रोहिणी नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है देवगुरु बृहस्पति, तो ये अच्छा तो कहलाएगा, धन के लिए, परिवार के लिए अच्छा है ये, अगर अच्छी अवस्था में है तो। लेकिन ये घर से दूर जाके काम कराएगा। अब ये नक्षत्र आपका जो है डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति को किस तरीके से फायदा मिलेगा, किस तरीके से व्यक्ति को फायदा मिलेगा, ये नक्षत्रों पे है। उस पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक और मैं पॉइंट बता देता हूं, अगर गज केसरी योग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर गज केसरी योग सूर्य से तीसरे भाव में, पहले भाव में, पहले भाव मतलब हो गया सूर्य और चंद्रमा और गुरु तीनों एक साथ बैठ गए, सूर्य चंद्रमा गुरु अगर एक साथ बैठे हों, सूर्य से तीसरे भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, सूर्य से पंचम भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा हो, सूर्य से एकादश भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं होता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी नौकरी में लाभ को ये दिखाता है। अगर सूर्य से जो मैंने भाव बताए, तीसरा भाव अगर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की सूर्य से युति हो, सूर्य से पंचम भाव में अगर बन रहा हो और सूर्य से एकादश भाव में बन रहा हो, तो ये बहुत बड़ा योग है, छोटा मोटा योग नहीं। बस अष्टम भाव और एकादश भाव, द्वादश भाव का ध्यान रखिएगा, इस भाव में अच्छा नहीं परिणाम देता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और प्रयास मेरा आने वाले समय में भी जो है कुछ ऐसे योग लेके आऊँगा जिसको सही तरीके से देखना, कैसे देखा जाता है उसका तरीका मैं बताऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। परमात्मा करे आप सभी का दिन मंगलमय हो, और देवगुरु बृहस्पति आप सभी पे जो है अपना आशीर्वाद बना के चलें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।